आपको पता है पहले के जो डाकू हुआ करते थे, डकैत हुआ करते थे, बड़े सिद्धांतिक हुआ करते थे। आज की ये कहानी है डाकू मानसिंह की, और जिसने गोवा को आज़ाद कराने का भारत सरकार को दिया था प्रस्ताव। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के शहर भिंड का एक किस्सा मशहूर है। एक बार वहां जबरदस्त सूखा पड़ा। वहां के एक गांव रामपुर की सारी खड़ी हुई फसल सूख गई। और अचानक एक दिन उस गांव में 8 बैलगाड़ियां आकर रुकी। उन बोरों में गेहूं भरा हुआ था और गाड़ीवान ने उन्हें रामपुर वालों तक पहुंचाकर एक साधारण संदेश दिया, मानसिंह की ओर से। केनेथ एंडरसन अपनी किताब टेल्स ऑफ मानसिंह किंग ऑफ इंडियन डॉकआउट्स में लिखती हैं कि उस समय भारत सरकार ने मानसिंह के जिंदा या फिर मुर्दा पकड़े जाने पर 15,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। और मानसिंह पर करीब 200 हत्याएं और अनगिनत डकैतियों के आरोप थे। इसके बावजूद उसको पकड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने मुखबरी करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता था। उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोई सामने नहीं आता था। उन बैलगाड़ी वालों से पुलिस ने काफी गहन पूछताछ की। उन्हें सिर्फ इतना पता चल सका कि एक शख्स ने एक सप्ताह पहले उनसे संपर्क कर उन्हें 40 मील दूर एक रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए कहा था, जहां मालगाड़ी के एक डिब्बे में रामपुर पहुंचाने के लिए अनाज के कुछ बोरे रखे हुए थे। इस काम के लिए उन्हें प्रति बैलगाड़ी 20 रुपए के हिसाब से 160 रुपए दिए गए थे। ये आप देखें, मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ आप लोगों को गोवा देखने को मिलेगा। पणजी इसकी राजधानी है। इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। तो आप देखेंगे कि केनेथ लिखती हैं कि उस शख्स ने गाड़ीबान के कान में मानसिंह का नाम लिया था और ये भी कहा था कि अगर उन्होंने वो काम एक हफ्ते के अंदर पूरा नहीं किया तो वो अगले हफ्ते के पहले दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे। इसलिए उन्होंने छठे दिन ही वो सामान रामपुर पहुंचा दिया था। टाइम पत्रिका में चर्चा। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की विदेशी पत्रिका किसी डाकू के मरने पर उसे कवरेज दे। टाइम पत्रिका ने अपने 5 सितंबर 1955 के अंक में इंडिया डेड मैन शीर्षक लेख में लिखा था, दिल्ली के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में किसी व्यक्ति का इतना सम्मान और इज्जत नहीं थी जितनी डाकू मानसिंह की थी। और उनके अपने पोते की शादी पर दिए गए भोज में इलाके के कई राजाओं और जमींदारों ने शिरकत की थी। सन 1952 में सरकार की बनाई गई मुरैना क्राइम इंक्वायरी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मानसिंह में कोई निजी अवगुण नहीं है। और इसके बावजूद मध्य भारत की उन पुलिस फाइलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जिसके कागजों में दर्ज था मानसिंह ने 27 सालों में सैकड़ों हत्याएं और हजारों डकैतियां की थी। टाइम पत्रिका ने अपने लेख में लिखा कि ये एक अजीब बात थी कि आम लोगों के मन में मानसिंह का सम्मान होने के साथ साथ खौफ भी था। रॉबिन हुड की तरह मानसिंह एक जमाने में शरीफ आदमी हुआ करता था, लेकिन उसके साथ हुए अन्याय ने उसे बागी बना दिया था। 4 राज्यों की पुलिस लगी पीछे। मानसिंह के बारे में कहा जाता है कि 4 राज्यों के 1700 1700 पुलिस वालों ने 15 वर्ष तक 8000 वर्ग मील के इलाके में उसका पीछा किया। और पुलिस के साथ हुई करीब 80 मुठभेड़ में पुलिस को नाकामी हाथ लगी। उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने उस जमाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए, जो एक बड़ी रकम हुआ करती थी उस समय। मुरैना अपराध जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, लोग मानसिंह के बारे में कहानियां बताते हैं कि किस तरह उसने मुखबिरों और पुलिस वालों की भी तभी हत्या की जब वो उनके पीछे लग गए। उन्होंने लोगों का अपहरण किया जिनके पास काफी पैसा था। उन्होंने स्कूल की इमारत के लिए धन इकट्ठा करने के लिए ही जमींदारों से जबरदस्ती की, यानी कि अमीरों को लूटना, गरीबों को देना। इस तरह का सिद्धांत था उनका। और आप देखिए, केनेथ एंडरसन लिखती हैं कि मानसिंह के बारे में कहा जाता है कि वो शराब नहीं पीता था, पूरी तरह से शाकाहारी था, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था। भोर होने से पहले नदी में नहाता था, नहाने के तुरंत बाद वो काली के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करता था। उसने कई मंदिर बनवाए थे और जिनको बनवाने के लिए धन अमीरों को लूटने के बाद आया था। और आप देखिए, कई मंदिरों में मानसिंह ने पीतल की घंटियां लगवाई थी और जिन पर उसका नाम था। बटेश्वर नाथ मंदिर में होने वाले धार्मिक समारोह में मानसिंह हमेशा शामिल होता था। एक बार पुलिस को इसका पता चल गया। उसने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद मानसिंह का वेश बदलकर पहुंच गया वहां भी। और आप देखिए, फिल्मी डाकू की तरह रौबदार
मानसिंह का जन्म सन 1890 में आगरा के पास राठौर खेड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिहारी सिंह था और वो गांव के मुखिया थे। वो खाते पीते परिवार से आते थे। अपने दो पुत्रों नवाब सिंह और मानसिंह के साथ रहा करते थे। उनके पिता ने बहुत कम उम्र में मानसिंह का विवाह एक सुंदर युवती से करा दिया था। उनके 4 बेटे पैदा हुए, जसवंत सिंह, सूबेदार सिंह, तहसीलदार सिंह, धूमन सिंह। इसके अलावा उसकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम उसने रानी रखा। जब मानसिंह सिर्फ 24 साल का था, उसके अपने गांव का मुखिया और आगरा जिला बोर्ड का सदस्य चुना गया। और उसके लंबे चौड़े, आप देखते हैं कि शरीर, मिलनसार व्यक्तित्व और युवावस्था में रखी गई दाढ़ी ने उन्हें मशहूर बना दिया। और डकैती के बारे में झूठी रिपोर्ट। मानसिंह के पिता बिहारी सिंह की एक जमीन को लेकर एक शख्स तल्फी राम से कुछ अनबन हो गई। तब तक मानसिंह के बड़े भाई नवाब सिंह अपने परिवार को छोड़कर जंगलों में रहने लगे थे। और तभी अचानक उनके गांव में एक डकैती पड़ी और डकैतों ने गांव के साहूकार के घर हमला कर उसे छुरा भोंप दिया। कैनेथ एंडरसन लिखती हैं कि तल्फी राम ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। इस डकैती में मानसिंह के बड़े भाई नवाब सिंह का हाथ है और उसको उसके पिता ने शरण दी रखी है। और उसने उस साहूकार के यहाँ इसलिए डकैती डाली क्योंकि वो तल्फी राम का दोस्त है। और उसने ये भी कहा कि नवाब सिंह के भाई मानसिंह को इस डकैती की जानकारी थी, उसने भी इस डकैती में मदद की। और आप देखिए, बिहारी सिंह ने इस घटना को अपने परिवार की बेइज्जती के तौर पर लिया। उन्होंने और उनके बेटे मानसिंह ने तय किया कि वो तल्फी राम को सबक सिखाएंगे। मानसिंह अपने 4 बेटों के साथ बीडों में जाकर अपने भाई नवाब सिंह से मिल गए। बेटे जसवंत सिंह की पुलिस मुठभेड़ में मौत। एक रात मानसिंह ने अपने साथियों के साथ तल्फी राम के घर पर हमला बोल दिया। मानसिंह के हमले में तल्फी राम तो बच गया, लेकिन उसके कई साथी मारे गए। पुलिस ने इस मामले में मानसिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका बड़ा भाई नवाब सिंह, मानसिंह का सबसे बड़ा बेटा जसवंत सिंह और भतीजा दर्शन सिंह बच निकले। एक दिन नवाब सिंह जसवंत और दर्शन के साथ अपने पिता के घर पर ठहरा हुआ था। तल्फी राम ने अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर पर हमला बोल दिया। कैनेथ एंडरसन लिखती हैं कि उसी समय तल्फी राम ने बहुत चालाकी से पुलिस की भी मदद मांगी। जब पुलिस हथियारों के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो तल्फी राम उस जगह से गायब हो गया। नवाब सिंह और उसके 2 साथियों ने बेवकूफ़ी में पुलिस पर, आप देखते हैं कि, गोली चला दी और पुलिस ने उन्हें घेर कर उनके बेटे जसवंत सिंह, भतीजे दर्शन को मार दिया। नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मानसिंह ने बदला लिया। उधर पहले से ही 10 साल की जेल की सजा काट रहा मानसिंह बदले की आग में जल रहा था। अच्छे व्यवहार के कारण सरकार ने उसे सन 1938 में जेल से रिहा करने का फैसला किया। 4 जुलाई 1940 की रात मानसिंह ने अपने बचे हुए 3 बेटों और वफादार रूपा के साथ अपने दुश्मन तल्फी राम और खेम सिंह के घरों पर हमला किया। 2 महिलाओं को छोड़कर उन्होंने तल्फी राम के परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। और इसके बाद मानसिंह का डकैत का जीवन शुरू हुआ। 15 सालों के अंदर उसकी गिनती भारत के सबसे बड़े डाकू के रूप में की जाने लगी। मध्य भारत के इलाकों में उसे दस्यु सम्राट कहकर पुकारा जाने लगा। उसके गैंग के सदस्यों में उसके 3 जिंदा बचे बेटे सूबेदार, तहसीलदार और धूमन सिंह के अलावा चरना और लाखन सिंह, अमृतलाल और उसका दूर का रिश्तेदार रूपा शामिल था। छोटे डाकुओं ने नजराना देना शुरू कर दिया। मानसिंह के बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि वह गरीबों और वंचितों को नहीं सताता था और उसके निशाने पर होते थे जमींदार, अमीर, व्यापारी और साहूकार। जब भारत आजाद हुआ तो सरकार ने कई अपराधियों, दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। इसी सिलसिले में मानसिंह का बड़ा भाई नवाब सिंह भी जेल से रिहा कर दिया गया। और जेल से बाहर आते ही नवाब सिंह अपने पुराने गांव गया, एक बंदूक उधार ली और तल्फी राम के जिंदा बचे 2 रिश्तेदारों को गोली मार दी। इसके बाद वो अपने भाई मानसिंह से बीहड़ में जा मिला। जब चंबल के इलाके में मानसिंह का वर्चस्व बहुत बढ़ गया तो सरकार ने मान सिंह को पकड़ने के लिए सेना के जवानों को बुला लिया। और आप देखेंगे हालात यहाँ तक पहुंचे कि इलाके के छोटे डाकुओं ने मानसिंह को अपना नेता कहना शुरू कर दिया। नियम से अपनी आमदनी का 10 से 25% उसको नजराने के तौर पर देने लगे। और इससे न सिर्फ मानसिंह के धन में इजाफा हुआ बल्कि इलाके में उसका दबदबा और बढ़ गया। सेना को मदद के लिए बुलाया। सन 1951 में पुलिस के जासूस को खबर मिली कि मानसिंह के गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य चरना एक दिन एक गांव में अपनी पत्नी से मिलने आने वाला है और पुलिस ने चरना को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। और इस सब से बेखबर चरना उसके कुछ साथी गांव में घुसे। घर में घुसने तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद 60 पुलिस वालों ने उस घर को घेर लिया। घर की ऊपरी मंजिल से डकैतों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
और आप देखेंगे कि डाकुओं और पुलिसों के बीच अगले 24 घंटे तक गोलीबारी होती रही और पुलिस ने इस बीच 400 और जवानों को अपनी मदद के लिए बुला लिया। कैनेथ एंडरसन लिखती हैं कि पुलिस के 460 जवानों ने अगले 3 दिनों तक 15 डाकुओं को घेरे रखा। सेना की डोगरा रेजिमेंट को भी उसकी मदद के लिए बुला लिया गया। डाकू के घर पर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से तोप के 2 गोले छोड़े गए और पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। पुलिस के जवान चिल्लाते हुए उसके अंदर घुसे। इमारत के अंदर 15 मिनट डाकुओं के शव पाए गए, लेकिन चरना फरार होने में कामयाब हो गया। मान सिंह की निजी समस्या है, लेकिन 2 वर्ष बाद हुई 10 घंटे तक चली मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में चरना इतना भाग्यशाली नहीं रहा। जब गोलियां चलनी बंद हुई तो चरना अपने 9 साथियों के साथ मृत पाया गया। चरना मान सिंह का सबसे बहादुर और खास साथी तो था ही, बल्कि उसका सबसे बड़ा खास रणनीतिकार भी था। चरना की महारत इस बात की थी कि उसे पता रहता था कि कब और कहां हमला करना है और कब नहीं करना है। इस बीच मान सिंह को एक निजी समस्या से भी गुजरना पड़ा। कैनेथ एंडरसन लिखती हैं कि मान सिंह ने अपनी बेटी की शादी अपने ही गैंग के एक सदस्य लखन सिंह से की थी, लेकिन उसकी बेटी अपने पति के प्रति वफादार नहीं रही। उसे मान सिंह के गैंग के एक दूसरे डाकू से प्रेम हो गया। मान सिंह को इससे इतनी ठेस लगी कि उसने अपनी बेटी के प्रेमी को गोली मार दी, लेकिन इसके बाद मान सिंह, याद देखिए कि मान सिंह के दामाद ने गैंग छोड़ दिया और अपने आखिरी समय में मान सिंह को आराम शांति घर की दरकार हुई और उसने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी मर्जी से डाकू और हत्यारा नहीं बना, भाग्य और परिस्थिति में उसे ऐसा बनने के लिए मजबूर कर दिया। एक सच्चा भारतीय मुसलमान होने के नाते वो गोवा जाकर और उसे विदेशी शासन से मुक्ति दिलाकर पुर्तगालियों को समुद्र में फेंकना चाहता है। और आप देखते हैं कि भारत सरकार ने उसके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और इसके मान सिंह को बहुत निराशा हुई और इसने उसको और साथियों को हतोत्साहित कर दिया। गोरखा जवानों की कंपनी बनाई गई और एक एक करके उसके साथी या तो गिरफ्तार होने लगे या घायल या फिर मारे जाने लगे। अंत में उसके साथ सिर्फ 18 डाकू रह गए। उसमें उसका भाई बड़ा नवाब सिंह, उसका दूसरा बेटा सुविधा सिंह और रूपा शामिल था। नवंबर 1954 में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरसिम्हा राव दीक्षित ने कहा कि अगर मान सिंह को 1 साल के अंदर नहीं पकड़ा गया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और इस अभियान में मदद देने के लिए उन्होंने गोरखा जवानों की एक विशेष कंपनी का गठन किया। मान सिंह ने पुलिस को झांसा देने के लिए एक गांव में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाया और जिसकी शक्ल उससे मिलती जुलती थी। और आप देखेंगे कि इसके बाद ये अब्बा उड़ादी के मान सिंह का एक बीमारी के बाद अचानक निधन हो गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद मान सिंह ने फिर डकैती डालनी शुरू कर दी। पुलिस और खासतौर से गठित की गई गोरखा कंपनी उसके पीछे लग गई। मान सिंह की मौत, मान सिंह भागकर भिंड पहुंचा और जहां उसने कुंवारी नदी पार करने की कोशिश की। उस नदी में बाढ़ आई हुई थी और मान सिंह नदी को पार नहीं कर पाया। वो भागकर बीजापुर गांव पहुंचा। उसके पीछे जवादार भंवर सिंह के नेतृत्व में गोरखा प्लाटून भी चल रही थी। दोनों में मुठभेड़ शुरू हुई और हजारों राउंड गोलियां चलाई गई, लेकिन मान सिंह का अंतिम समय आ चुका था। तब तक का सबसे बड़ा डाकू गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिरा और आखिर में उसके बेटे सुविधा सिंह ने अपने पिता के शरीर को कवर करने की कोशिश की ताकि उसे और गोलियां न लगे। इस प्रयास में उसे भी गोलियां लगी, उसकी भी मृत्यु हो गई। मान सिंह का साथी रूपा उसके बुजुर्ग भाई नवाब सिंह को बचाकर निकालने में कामयाब हो गया। परिवार वालों को नहीं सौंपा गया सब। गृह मंत्री दीक्षित को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ा। तुरंत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कांग्रेस अध्यक्ष UN डेवर को टेलीग्राम से इसकी सूचना दी गई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंपूर्णानंद ने घोषणा की किसी व्यक्ति की मृत्यु पर खुशी प्रकट करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। मान सिंह मर चुका है। जिन लोगों को मान सिंह ने प्रताड़ित किया वो लोग अब चैन की सांस ले सकेंगे। मान सिंह और उसके बेटे के सब कुछ 4 पाइयों से बांधकर भिंड लाया गया। 4 पाइयों को खड़ा करके रखा गया ताकि लोग उसे देख सकें और करीब 40,000 लोग उसके मृत शरीर को देखने आए। कुछ लोग महज उत्सुकतावश वहां पहुंचे। कुछ लोगों ने उसके मरने पर खुशी प्रकट की, लेकिन बहुत से लोग अपने आंसू पोंछते हुए भी देखे गए। उसके बाद मान सिंह के शव को अंतिम संस्कार के लिए ग्वालियर ले जाया गया। मान सिंह की विधवा और बेटे तहसीलदार सिंह ने सरकार से अनुरोध किया कि अंतिम संस्कार के लिए मान सिंह का शव उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उन दोनों की बात नहीं मानी। बाद में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रहे KF रुस्तम जी ने अपनी किताब द वेंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन में लिखा, ये मान सिंह के व्यक्तित्व का कमाल था कि उसने गुजर होते हुए भी एक ब्राह्मण रूपा एक ठाकुर लखन को अपने गैंग में
खास जगह दी थी। लेकिन जैसे जैसे मानसिंह बूढ़ा होता गया, उसके साथ 10 सालों तक उसे उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ अपने गैंग बनाने शुरू कर दिए। मानसिंह का अंत तो हो गया, लेकिन डकैती की समस्या समाप्त नहीं हुई है। और इस तरह से आप देखेंगे कि एक कहानी है किसकी, डाकू मानसिंह की।